हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आई होप मेरे लेक्चर्स को आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बीएनएस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बीएनएसएस के चैप्टर 7 के बारे में बात करने वाले हैं आज के सेशन में। चैप्टर 6 तक कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर चीज़ें पेश करने के लिए, तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, कोई वस्तु हो सकती है पेश करने के लिए न्यायालय के समक्ष, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए न्यायालय क्या करता है, इसमें उसके बारे में प्रावधान किया गया है चैप्टर 7 में। तो अगर यहाँ पे तलाशी वारंट की बात आती है तो तलाशी वारंट भी जारी हो सकता है, लेकिन तब जारी होगा तब जब इसके पहले समन जारी हो चुका हो। समन का मतलब ये किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए भी हो सकता है, साथ ही साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी समन यहाँ पे जारी किया जाता है। अगर समन जारी किया जाता है और आप उसका पालन नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करवाते हैं न्यायालय के समक्ष, तो फिर यहाँ पे तलाशी वारंट जारी होता है कि आपके पास जो भी आपके कब्जे में दस्तावेज है उसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जाना। अब कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, कौन जारी करेगा, किसके लिए जारी होगा, अब ये पूरी बात हम यहाँ पे आगे लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पूरे लेक्चर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं पे सब सेक्शन छूटा हुआ हो या फिर अगर कोई सेक्शन छूटा हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने पढ़ाया नहीं, उसको मैंने देखा है लेकिन वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 7 की बात अगर करते हैं तो चैप्टर 7 भी आपका 4 भागों में डिवाइडेड है। 4 भागों में डिवाइडेड कैसे हैं, देखिए पहला आता है समन, दूसरा आता है तलाशी वारंट, और तीसरा आता है तलाशी के लिए साधारण उपबंध जो किया जाता है। उसके बाद मिसलेनियस जो भी बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, धारा 105 से धारा 110 तक में। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति करवानी हो, किसी व्यक्ति की उपस्थिति करानी हो, तो उसमें भी पहले क्या होता था कि समन जारी किया जाता था, उसके बाद वारंट होता था। उसके बाद 2 प्रोविजन और थे, कौन सा था, एक उद्घोषणा का था और उसके बाद कौन सा था, कुर्की का, यानी अटैचमेंट करने की बात आती थी, अटैचमेंट एंड सेल की। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो अगर कोई समन है, ठीक है, आपको जारी किया गया है कि आप किसी भी वस्तु को पेश करें न्यायालय के समक्ष, उस समन में क्या लिखा रहेगा, समन में ये लिखा रहेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, साथ ही साथ कितने तारीख को प्रोड्यूस करना है और यहाँ पर कितने बजे पेश करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविज़न आपको देखने को और मिलने वाला है, वो है आपका कि यदि मान लीजिए आपको ए नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए ए के पास क्या हुआ, एक समन जारी होता है कि आपके कब्जे में जो एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन सा, मान लीजिए इसके कब्जे में एक विल है, विल को प्रोड्यूस करने की बात आती है, तो न्यायालय क्या करेगा, समन जारी कर दिया। अब यहाँ पे ए ने स्वयं जाके वहाँ पे पेश नहीं किया, ए ने क्या किया कि इस विल को किसी और के माध्यम से, यानी किसी इसके पास कुछ काम रहा होगा, इसलिए इसने क्या किया, बी को कहा कि जाके न्यायालय में पेश कर दो। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ए ने क्या किया, समन का पालन किया है, क्योंकि यहाँ पे ए की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं चाहिए थी। यहाँ पर क्या था कि उस बिल को प्रोड्यूस करना था, तो बिल यहाँ पे पहुँचना चाहिए न्यायालय के समक्ष। अब चाहे ए लेके आए या फिर ए के निर्देश पर कोई और लेके जाए, तो यहाँ पे माना जाएगा कि समन का अनुपालन हो चुका है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात अगर आप यहाँ पे देखें, पहली जो हेडिंग है वो है पेश करने के लिए समन। सेक्शन 94 से सेक्शन 95 आप देखोगे तो यहाँ पे पहली जो सेक्शन है, सेक्शन 91 हुआ करती थी आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी में। अब कहाँ पे आ चुकी है, सेक्शन 94 आ चुका है, जहाँ पे कहता है दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन, या तो आपको डॉक्यूमेंट पेश करना होगा या फिर कोई अन्य चीज़ पेश करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, समन जारी किया जाना है। तो इसमें पहला आता है कि समन या लिखित आदेश कौन जारी करेगा। यहाँ पे 2 चीज़ें जारी होगी, या तो समन जारी होगा या फिर कोई एक लिखित आदेश जारी किया जा सकता है। तो लिखित आदेश किसके लिए है, ये पुलिस वालों के लिए है, क्योंकि पुलिस वाले समन जारी नहीं कर सकते हैं। समन जारी करने का पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि समन या लिखित आदेश कौन जारी करेगा, पहला पॉइंट तो ये है। तो कहता है न्यायालय या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय समन जारी करेगा। और अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, उसको लगता है कि किसी के कब्जे में ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कार्यवाही में ज़रूरी है, यानी जो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें काफ़ी आवश्यक है, इसलिए जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है वो क्या करेगा, एक रिटन ऑर्डर क्या करेगा, जारी करेगा कि आपको ये दस्तावेज पेश करना है। अब यहाँ पे जो आपका ये न्यायालय द्वारा समन जारी हो रहा है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जारी कर रहा है लिखित आदेश, ये क्यों कर रहा है, किस प्रयोजन के लिए कर रहा है। तो ये जो प्रयोजन कौन सा हो गया, अन्वेषण हो सकती है, जांच हो सकती है, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हो सकता है उस दस्तावेज की ज़रूरत किस में हो, अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण में ज़रूरी हो। जो जांच हो रही है, जांच कौन करता है, क्या पुलिस वाले करते हैं या फिर मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, कौन करता है, मुझे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आता है ट्रायल। ट्रायल कहाँ पे होता है, ये कोर्ट में होता है। ठीक है। तो कोर्ट जो है यहाँ पे अगर विचारण करते समय अगर उसको लगता है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना चाहिए, ज़रूरी है, आवश्यक है, तो यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि समन या लिखित आदेश जारी कौन करेगा, किस प्रयोजन के लिए जारी होगा और क्यों जारी किया जाना है। प्रयोजन तो हो गया, अन्वेषण, जांच या विचारण, अन्य कार्रवाई हो गया, लेकिन क्यों जारी करना है, तो ऐसे कार्रवाई में किसी दस्तावेज की आवश्यकता है। दस्तावेज की जब आवश्यकता होगी तभी तो यहाँ पे न्यायालय एफर्ट लगाए कि समन जारी किया जाए, उसको उपस्थित कराया जाए। क्योंकि अगर आवश्यकता है, ठीक है, और वो दस्तावेज पेश नहीं किया गया, तो हो सकता है जो निर्णय किया जाएगा, जब आदेश किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। जजमेंट किसी की फेवर में जाना चाहिए, किसी और के फेवर में जाना चाहिए, चला जाता है, इस तरह से हो सकता है। इसलिए जब दस्तावेज की आवश्यकता है तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, समन या लिखित आदेश जारी किया जा सकता है। दूसरा कहता है वह दस्तावेज किसी व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है। अब जिस दस्तावेज को पेश करने की बात कर रहा है न्यायालय या फिर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, वो किसी की व्यक्ति के कब्जे में है या उसके शक्ति में है, उसके अधीन है। शक्ति का मतलब उसके अधीन है, उसके आदेश के बिना वो कोई संपत्ति को ले नहीं जा सकता है, इस तरह से हो सकता है, और वह पेश करे। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पे क्या आती है, बात ये आती है कि सबसे पहली चीज़ तो समन या लिखित आदेश जारी होगा। कौन जारी करेगा, तो समन न्यायालय जारी करेगा और लिखित आदेश पुलिस वाले जारी करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है कि किस प्रयोजन के लिए, तो अन्वेषण हो सकता है, जांच हो सकता है, विचारण हो सकता है या अन्य कार्रवाई जो भी नेसेसरी समझता है कोर्ट, उसमें अगर आवश्यकता है। ठीक है। और ऐसे दस्तावेज की अगर जेन्युइन आवश्यकता है तभी इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो सकता है, समन जारी किया जा सकता है। और किस व्यक्ति को होगा, जिस व्यक्ति के कब्जे या पावर में या शक्ति में उस वह दस्तावेज है। तो यहाँ पे जब ये समन जारी किया जाएगा और लिखित आदेश, तो यहाँ पे एक अपेक्षा की जाती है कि आप उस दस्तावेज को पेश करेंगे जिसके कब्जे में है। तो ये कहलाता है आपका समन या लिखित आदेश जारी करना। अब इसमें दूसरा क्लॉज आता है, दूसरा सबसेक्शन आता है, यहाँ पे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे अपेक्षा की गई है, अपेक्षा किससे की जाएगी, जिस व्यक्ति के कब्जे में वह दस्तावेज है, कि दस्तावेज या कोई चीज़ पेश करे। अब यहाँ पे अपेक्षा क्या की जा रही है कि कोई दस्तावेज है या फिर कोई चीज़ है, उसको पेश करना है, और वह व्यक्ति स्वयं हाजिर होने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से पेश करवा देता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर जैसे एग्जाम्पल दिया था, ए को पेश करना था, ए ने पेश नहीं करके बी को बताया कि जाके ये दस्तावेज पेश कर देना। तो यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि अगर अन्य व्यक्ति से पेश करवा देता है तो ये माना जाएगा कि उसने अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है, यानी कि जो न्यायालय चाहता था उसको उसने फुलफिल कर दिया है। ये दूसरा क्लॉज हो गया। अब तीसरा सबसेक्शन आता है, यहाँ पे कहता है इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी। अब कहाँ पर लागू नहीं होगी इस धारा की कोई बात, समन जारी करने के बारे में, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 129, धारा 130 और बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर,
यहाँ पर ये लागू नहीं होती है। मेनली आपको क्या ध्यान रखना, धारा 129 और धारा 130 ये आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी BSA जो लागू हुआ है अभी, उसकी धारा 129 और 130 की बात करता है। साथ ही साथ एक और एक्ट की बात करता है यहाँ पे, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 की बात करता है, इस पर भी लागू नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, जो डाक प्राधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट आती है तो वहाँ पे डाक में आता है, तो डाक का कोई अथॉरिटी होगा, ठीक है, किसी के अथोराइजेशन में चलता होगा, कोई ऑपरेट करता होगा, ठीक है, तो उसके कब्जे में अगर कोई पत्र है, पार्सल है या दस्तावेज है तो उस पर भी लागू नहीं होगा। उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। आगे बात समझ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सेक्शन 95 बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई बोलना चाहता है कि केस लॉ, अब यहाँ पे केस लॉ की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक आपका नियम बताता है कि इस तरीके से क्या करना है, समन जारी करना है। अब तरीक़ों में क्या हो सकता है केस लॉ, इसलिए यहाँ पे कोई केस लॉ तो है नहीं। तो यहाँ पे पत्रों के संबंध में बात करते हैं। प्रक्रिया, अगर कोई पत्र पेश करवाना है और पत्र किसके पास है, किसी डाक प्राधिकारी के पास है या तार प्राधिकारी के पास है हो, ठीक है, ठीक, ये मतलब जो डाक पहले तार चलते थे ना, तार के माध्यम से संदेश आते थे, अब उसको भी यहाँ पे जोड़ दिया गया। हालांकि अब तार वाले से सिस्टम चलता नहीं है, अब डाक जरूर चलता है कहीं ना कहीं, अभी ऑफिशियली चलता है, बाकी ऐसे चिट्ठियाँ तो आती नहीं। अब क्या हो गया, व्हाट्सअप हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गए, इतने सारे सोशल मीडिया ऐप हो गए जिसके माध्यम से आप किसी को संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इतने हो गए हैं, हर घर में फ़ोन है, तो उस तरीके से संपर्क हो सकता है। इसलिए यहाँ पे डाक प्राधिकारी बात करता है तो किसी ऑफिशियल लेटर होगा, जैसे बैंक का कोई कागज़ आता है या फिर किसी भी न्यायालय का कागज़ आता है, तो कैसे आएगा, वो डाक के माध्यम से आ सकता है, रजिस्ट्री भी होती है उसकी, ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ पे अगर डाक प्राधिकारी को अगर यहाँ पे बताना है कि आपके पास जो दस्तावेज आया है या फिर पत्र है, आपके पास जो पार्सल है, उसको अपने अभिरक्षा में रखिएगा जब तक न्यायालय आदेश ना करे। तो यहाँ पे कौन सा न्यायालय आदेश कर सकता है, किसके पास पावर है, तो यहाँ पे कहता है जिला मजिस्ट्रेट। पहला तो आया आपका डीएम, ठीक है, यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो। दूसरा आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आपका सीजेएम होता है, उसके पास पावर है। तीसरा सेशन न्यायालय, यानी कि सेशन जज के पास पावर है। उसके बाद फोर्थ आता है हाई कोर्ट, यानी कि जिला मुख्य सेशन उच्च। आपको कैसे याद रखना है, जिला मुख्य सेशन उच्च, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन 3-4 को ही केवल पावर है, बाकी किसी अदर कोर्ट को पावर नहीं। जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, इनको कोई पावर यहाँ पे नहीं दी गई है। जब यहाँ पे 4 लोगों को पावर दी गई है, अगर यहाँ पे इन चारों कोर्ट में से किसी की भी राय है कि ऐसे दस्तावेज या पत्र या पार्सल जो डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में, यानी कि जो डाक अथॉरिटी होती है जिसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज है या पत्र आया है कहीं से या पार्सल आया है, तो यहाँ पे अगर उस पत्र, पार्सल या डाक की किसी जांच, अन्वेषण या विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, वो ज़रूरी है, तो क्या करेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश पर किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा ये डाक प्राधिकारी द्वारा। यानी कि जिस व्यक्ति को भेजा जाएगा न्यायालय के द्वारा और उस पत्र में एक आदेश जारी करेगा न्यायालय कि इस आदेश में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है जो जा रहा है, उसको क्या कर दिया जाए, वह पत्र या पार्सल या डाक क्या कर दिया जाए, डिलीवर कर दिया जाए, यानी परिधान कर दिया जाए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, अब यहाँ पे कुछ और लोगों को ऐड कर दिया। कौन से अन्य मजिस्ट्रेट हो गए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट है या पुलिस आयुक्त है, ठीक है ना, जो पुलिस कमिश्नर है या फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक है। अगर उसकी राय में कोई ऐसे दस्तावेज हैं, जो पत्र हैं, पार्सल हैं, जो डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, और वह क्या है, वो ज़रूरी है आपकी जांच में, अन्वेषण, तीसरा विचारण या फिर अन्य कार्रवाई में, तब क्या किया जाएगा, क्या डायरेक्ट वहाँ पे उसको मंगा लिया जाएगा उस दस्तावेज या पार्सल को डाक प्राधिकारी से? नहीं, यहाँ पे कहता है कि डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाएगी,
अपेक्षा क्या की जाएगी कि उस दस्तावेज या पार्सल की तलाशी कराएं, यानी जो दस्तावेज या पार्सल उस डाक प्राधिकारी के पास है उसको उसकी तलाशी करवाएं, या फिर उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश के मिलने तक निरुद्ध रखें। यानी कि जब तक यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायालय जो बताए गए हैं उपधारा 1 में, उनके द्वारा जब तक आदेश ना दिया जाए तब तक उस डाक पार्सल को निरुद्ध रखा जाए, यानी कि ना तो किसी को देना है ना ही कहीं पे भेजना है। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे कहता है कि जो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त है या जिला पुलिस अधीक्षक है, अगर इनकी राय है तो क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट पार्सल को मंगा नहीं सकते, उसकी तलाशी जरूर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्या बोलता है कि उपधारा 1 के दिन जो बताए गए हैं मुख्य सेशन उच्च न्यायालय, ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर जब तक उनका आदेश नहीं आ जाता तब तक उस डॉक्यूमेंट को क्या करना होगा, निरुद्ध करना पड़ेगा। किसको, डाक प्राधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा में वह दस्तावेज है। ये हो गया दूसरा सबसेक्शन। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में। तो सेक्शन जो अगला आता है आपका, वो है आपका तलाशी वारंट के बारे में। अब यहाँ पे अगर एक बार समन जारी किया गया, अब समन जब जारी किया गया तो उस समन के पालन का नहीं किया गया, यानी समन का पालन नहीं किया गया और उस दस्तावेज को नहीं पेश किया गया न्यायालय के समक्ष, तब क्या न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय यहाँ पे तलाशी वारंट जारी करता है। तलाशी वारंट जिस प्रकार से एक व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए रहता है ना, कि अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा तो उसके लिए वारंट जारी हो जाता है, उसको पकड़ के लाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे तलाशी वारंट है। तलाशी वारंट भी इसको जारी किया जा सकता है किसी दस्तावेज चीज़ को पेश करवाने के लिए। अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पहला सबसेक्शन आता है, वो क्या कहता है कि जहाँ न्यायालय को विश्वास करने का कारण है। न्यायालय को क्या विश्वास करने का कारण है कि जिसको धारा 94 में समन या आदेश या धारा 95(1) में अपेक्षा की गई है। अब डाक प्राधिकारी को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो जो डाक प्राधिकारी है उसको, उससे भी तो अपेक्षा की गई थी ना, कुछ दस्तावेज को परिदत्त कर दें। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि अगर विश्वास करने के कारण न्यायालय के पास, तो यहाँ पे सेक्शन 94 में समन जारी करने के बाद और साथ ही साथ सेक्शन 95(1) में अपेक्षा जिससे की गई है उसके द्वारा अगर पेश नहीं किया जाता तो यहाँ पे तलाशी वारंट जारी हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि दूसरा रीजन क्या है तलाशी वारंट जारी करने का, तो यहाँ पे कहता है न्यायालय को जब यह ज्ञात नहीं है कि वो दस्तावेज ये चीज़ किसके कब्जे में है, तो यहाँ पे ये जानने के लिए कि वो किसके कब्जे में है तलाशी ली जा सकती है। अब मान लीजिए न्यायालय को लगता है कि या तो कोई, जैसे एक दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो मान लीजिए न्यायालय को डाउट है कि या तो ए के पास है या बी के पास है या सी के पास है, तो अब यहाँ पे न्यायालय जानने के लिए क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है, तलाशी वारंट जारी हो सकता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा रीजन आता है, तीसरा कारण क्या है, न्यायालय यदि आवश्यक समझे कि संहिता के अधीन, यानी कि इस BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी जांच में, विचारण में या अन्य कार्यवाही की पूर्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो दस्तावेज पेश नहीं होगा यहाँ पे जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में कोई भी यहाँ पे जजमेंट नहीं किया जा सकता, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर न्यायालय ऐसे आवश्यक समझता है तो यहाँ पे पेश करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। आगे बात समझ में कि तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा सबसेक्शन। दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है कि यदि न्यायालय ठीक समझे तो उस वारंट के में विशिष्ट स्थान या उसके भाग को निर्दिष्ट कर सकता है। अब मान लीजिए जिस तलाशी है, ठीक है, तलाशी के लिए वारंट जारी हो, तलाशी वारंट। अब यहाँ पे ए नाम का कोर्ट ने जारी किया। अब कोर्ट ने जारी तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि कोई बहुत बड़ी मान लीजिए प्रॉपर्टी है, अब वहाँ पे तलाशी लेना है। अब उसके किसी स्पेसिफिक कमरे में, अगर किसी बहुत सारे कमरे बने हैं, तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक अगर कमरे में इसकी तलाशी लेनी है तो वो भी निर्दिष्ट कर सकता है उस तलाशी वारंट में न्यायालय कि केवल इस कमरे की ही तलाशी ली जानी चाहिए, तो यहाँ पे तलाशी ली जा सकती है। और यहाँ पे एक स्पेशल स्थान यानी विशिष्ट स्थान जो होता है उसका यहाँ पे उल्लेख कर सकता है न्यायालय। तीसरा आता है कि इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा के दस्तावेज या पार्सल के तलाशी वारंट जारी करने की प्राधिकृत नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता है कि इस धारा में चाहे कुछ भी लिखा हो,
अगर डाक प्राधिकारी है, ठीक है, डाक प्राधिकारी या तार प्राधिकारी है, अगर उसको तलाशी वारंट जारी करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, या तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। बाकी किसी भी न्यायालय को यहाँ पे पावर नहीं है कि डाक प्राधिकारी को तलाशी वारंट जारी कर दे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। अब आता है सेक्शन 97। सेक्शन 97 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 94 पहले हुआ करता था, अब यहाँ पे सेक्शन 97। यहाँ पे कहता है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। अब यहाँ पे तलाशी वारंट किस चीज़ के लिए जारी हो रहा है, किसी स्थान के लिए। अब कौन से स्थान के लिए हो सकता है, उस स्थान पर कोई चुराई हुई संपत्ति हो, कूट रचित दस्तावेज हो, या फिर कोई ऐसा पुस्तक या फिर ऐसी अभिलेख रखा हो जिससे क्या हो सकता है, वह आपत्तिजनक हो सकती है। ठीक है, तो उस आपत्तिजनक वस्तु को कब्जे में लेने के लिए, तलाशी लेने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। किसी स्थान की तलाशी लेने की बात करता है, ठीक है, जहाँ पे संदेह है कि कोई चुराई हुई संपत्ति रखी जा सकती है। यहाँ पे कहता है कि वह तलाशी वारंट जांच के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। अब यहाँ पे किसी स्थान की पर्टिकुलर किसी प्लेस की के लिए अगर तलाशी वारंट जारी करना है तो सबसे पहले न्यायालय क्या करेगी, पहले तो प्राइमरी यहाँ पे जांच करेगी। अब यहाँ पे जैसे जांच करती है उसके बाद उसको लगता है कि यहाँ पे तलाशी वारंट जारी करना चाहिए कि उस स्थान के लिए, तो जारी कर सकते हैं। लेकिन कौन जारी करेगा, सिर्फ और सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। बाकी किसी भी कोर्ट को यहाँ पे कोई पावर नहीं। अगली बात समझ में। अब यहाँ पे जो तलाशी वारंट किसी स्थान की तलाशी के लिए है, अब किसको जारी किया जाना है, यानी कि कौन उसका क्या पालन करवाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी भी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। अब यहाँ पे कांस्टेबल तो नहीं आएगा, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर की जो रैंक के कोई भी अगर पुलिस अधिकारी है तो उसको निर्दिष्ट किया जा सकता है तलाशी वारंट कि जाओ और उस स्थान में प्रवेश करो जहाँ पे ऐसी चुराई हुई संपत्ति या आपत्तिजनक वस्तु किसी ने अपने कब्जे में रखा है। और आप क्या करोगे, तलाशी लोगे, अगर वह वस्तु पाई जाती है तो वहाँ पे अपने कब्जे में ले लोगे उस वस्तु को। या और क्या करोगे, संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, यानी जो आप वहाँ पे कब्जे में लिया है उस संपत्ति को, उसको क्या करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। या फिर अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको इसी स्थान पे पहरे में रखना। जब तक अपराधी को नहीं लिया, कोर्ट के समक्ष नहीं लिया जा रहा है, तब तक क्या करना, उस स्थान के पहरे में रखना, उसकी निगरानी में रखना जहाँ पे ऐसे सामान या वस्तु पाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ऐसे स्थान पर पाए गए प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में लें और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। यानी कि तलाशी वारंट में इसका जो किसी स्थान की तलाशी की बात करता है ना, तलाशी वारंट की, तो वहाँ पे ये भी अधिकार देता है उस पुलिस अधिकारी को कि जहाँ पे जांच करने के लिए जा रहे हो, जहाँ पे तलाशी लेने जा रहे हो जिस स्थान पर, अगर जो भी व्यक्ति वहाँ पर पाए जाते हैं, उस अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, सभी को गिरफ्तार कर लो, आप सभी को अभिरक्षा में लो और साथ ही साथ उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें लिखा हो या नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता, लेकिन रखा तब जा सकता है जब उसकी एक जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो पहले न्यायालय के समक्ष पेश 24 घंटे के अंदर पेश करना ही है अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो। ये तो बात होगी न्यायालय के द्वारा अगर जो संपत्ति है अपग्रहित करने की बात आती है। अब यहाँ पे एक सेक्शन 98 जो सेक्शन 95 हुआ करता था, 95 और 96 इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि 95 के आगे का पार्ट 96 था सीआरपीसी में। उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो सेक्शन 98 है जो है उसका अगला पार्ट कौन सा हो जाएगा, 99, सेक्शन 99। तो इन दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे कहता है कुछ प्रकाशनों के संप्रहित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। अब इस धारा में यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि किसी भी न्यायालय को यहाँ पे पावर नहीं दिया गया, यहाँ पे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को अगर यहाँ पे लगता है कि किसी समाचार पत्र, पुस्तक में या किसी दस्तावेज में, जो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, उस स्टेट के अंदर कहीं भी हो, स्टेट गवर्नमेंट चूँकि है तो स्टेट के अंदर कहीं भी अगर कोई समाचार पत्र है, पुस्तक है, दस्तावेज है जिसमें कौन सी बात लिखी हुई है, उस समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज ऐसी बात लिखी हुई है जो BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 156 या 294, 299 के दिन दंडनीय है, यानी कि पनिशेबल बनाया गया है।
ऐसे बातों का उल्लेख है जहाँ जिस बातों को सेक्शन 152, 196 या 294 या 299 में पनिशेबल बनाया गया है BNS के, यानी भारतीय न्याय संहिता के। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे कहता है कि प्रत्येक प्रति को राज्य सरकार के पक्ष में संपादन करने की घोषणा अपनी राय के आधारों पर कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा जारी कर सकते। अब यहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट इसको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु है या ऐसी पुस्तक है, दस्तावेज है जो BNS की धाराओं को उल्लंघन करता हो, इन धाराओं को जो यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी न्यायालय की जब भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे वस्तुओं को, ऐसी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज को अभिग्रहित करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, अब उसकी राय जो है, यानी कि राय क्यों बनाई है उसने कि ऐसी पुस्तक में अपमानित बात लिखी हुई है या फिर कोई अन्य बात लिखी हुई है, राष्ट्र के खंडन के बारे में बात लिखी हुई है, तो अगर उसकी राय है, जो भी राय है, पहले उस राय को क्या करना हो, राय के आधार बताने होंगे, आधारों का कथन करना होगा कि किस आधार पे वो संप्रेषित करवाना चाहता है उस पुस्तक को या फिर किस दस्तावेज को क्यों अभिग्रहित करवाना चाहता है। तो यहाँ पे उसके क्या करना होगा, कथन करना होगा किसका, उस राय के आधार का, यानी जो जिस आधार पर उन्होंने राय बनाई है। अब उसके बाद जैसे ही आधारों का कथन किया, उसके बाद कथन करते हुए क्या किया जाएगा, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ऑफिशियल जो गैजेट होता है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जारी क्या किया जाएगा कि तब भारत में कहीं भी वह मिले तो कोई पुलिस अधिकारी उसे अभिग्रहित कर ले, यानी कि जो पुस्तक बताया गया है उस अधिसूचना में, तो वह पुस्तक या दस्तावेज, समाचार पत्र कहीं भी भारत में कहीं भी अगर पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसको अभिग्रहित कर लिया जाए, ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब चूंकि जब यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोई मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी, अब जब यहाँ पे क्या किया जाएगा, पुलिस अधिकारी को अभिग्रहित कर तो लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर कोई मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस नोटिफिकेशन के उस नोटिफिकेशन पे काम करते हुए, उसको देखते हुए किसी स्थान की तलाशी ले जानी चाहिए, उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और तलाशी वारंट किसको निर्दिष्ट किया जाएगा, उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है, यानी कि उप निरीक्षक है, उससे ऊपर के रैंक जो भी है तो उसको क्या किया जा सकता है, प्राधिकृत किया जा सकता है। अब ऊपर जो हमने सेक्शन पढ़े, 152 पढ़ा, 196 पढ़ा, 294, 299, अब ये है क्या BNS में, तो BNS की जो सबसे पहली धारा आती है 152 कि कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई कार्य, यानी कि ऐसी बातों का उल्लेख है जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ता है, उसके खतरे के बारे में बात की जा रही है। दूसरा कहता है सेक्शन 196 धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर शत्रुता का संप्रवर्तन करवाने की बात आती है, ये हो गया। सेक्शन 197 बात करते हैं, सेक्शन 197 क्या कहता है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले अगर कोई लांछन ऐसा लगाया गया है तो उसको, अश्लील पुस्तक का विक्रय किया जा रहा है 294, वहाँ पे उसको अभिग्रहित करने की बात आ जाती है। 295 में बालक को अश्लील पुस्तक का विक्रय किया जा रहा है, बालक कौन होगा, जो 18 वर्ष से कम का होगा, और अगर उसको ऐसी पुस्तक का विक्रय किया जा रहा है या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई व्यंग कसा जा रहा है या फिर कुछ ऐसे टाइप के लिखे हुए हैं उसको, तो उसको अभिग्रहित करने की नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। अब मान लीजिए जैसे ए ने क्या किया, बहुत सारी पुस्तकों को छापा, अब उसमें हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लगा कि इसमें 294 वाले कुछ कंटेंट्स मिल रहे हैं, तो उसको मान लीजिए नोटिफिकेशन जारी करके अभिग्रहित करवा लिया। जब अभिग्रहित करवा लिया तो भाई ए तो हो गया विक्टिम, अब ये तो कहेगा ना कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको अभिग्रहित करना ही नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे क्या किसके पास जाएगा, अब ये जाएगा डायरेक्ट कहाँ पे, हाई कोर्ट जाएगा। अगर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन को अपास्त करने के लिए, डिसमिस करवाने के लिए कहाँ पहुँचेगा, ये हाई कोर्ट जा सकता है, उसके नीचे वाले कोर्ट में नहीं जा सकता, सिर्फ हाई कोर्ट को पावर यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, राजपत्रीय घोषणा को अपास्त करने के लिए प्रकाशन की तारीख से 2 मास के भीतर इस आधार पर उच्च न्यायालय लगा सकता है कि उसके समाचार पत्र या पुस्तक दस्तावेज ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 98 की उपधारा 1 में है, यानी कि सेक्शन 98 की उपधारा 1 में जो सेक्शन बताए गए थे BNS के, अगर उसके अनुसार यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट जाया जा सकता है उस नोटिफिकेशन को अपास्त करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि एक टाइम लिमिट बना दिया है,
टाइम लिमिट क्या है कि प्रकाशन की तारीख, यानी जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के जारी होने के प्रकाशन की तारीख से सिर्फ 2 महीने तक, 2 महीने के अंदर क्या करना होगा, हाई कोर्ट में एक आवेदन लगाना होगा। अब जब ऐसा आवेदन लगेगा तो कितने बेंच पे लगेगा, सिंगल बेंच पे लगेगा, डबल बेंच पे लगेगा। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के 3 या अधिक न्यायाधीश होंगे। जब तक कम से कम 3 न्यायाधीश नहीं होंगे तो ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 या उससे अधिक जज होने चाहिए अगर इसको अपास्त करवाना है हाई कोर्ट में। तो अब तीसरा यहाँ पे आता है, यदि उच्च न्यायालय इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंग या पुस्तक दस्तावेज जिसके बारे में आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्टि जो 98 में, तो संपादन की घोषणा को अपास्त कर देगा। यानी कि अगर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से सभी दलीलों को सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि इसके जो पुस्तक या समाचार पत्र या फिर कोई दस्तावेज जिसको अभिग्रहित किया गया है उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो सेक्शन 98 सब क्लॉज 1 का है, उसमें 1 में बताया गया है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको संपादन की घोषणा को अपास्त कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 98 और सेक्शन 95। अब एक और धारा आती है, यहाँ पे कहते हैं सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। सेक्शन 100 में पे आ गया, अगर किसी व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध किया गया है, यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ कहीं नहीं जा सकता, चारों ओर नहीं जा सकता, चारों ओर से रोक दिया गया है, तो यहाँ पर यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो जी-उ-प्रा, क्या जी-उ-प्रा, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो अगर उसको विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध जो अपराध की कोटि में आता है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और आदेश देगा। अगर तलाशी वारंट तो जारी कर ही रहा है कि तलाशी बस नहीं लेना है, वहाँ पे अगर वह व्यक्ति पाया जाता है तो उसको उसके समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया भी जाना चाहिए। और इसी तरह से धारा 127 BNS की है जो सदोष परिरोध के बारे में बात करता है, आप इसको यहाँ से लिंक करके एक बार पढ़ सकते हो। उसके बाद अपहरण की बात आती है, तो अपहरण तो सेक्शन 101 जो सेक्शन 98 हुआ करता था, तो अपहृत महिलाओं को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति है, यानी कि जो जिन महिलाओं का अपहरण किया गया है, बालिका का अपहरण किया गया है, विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए हो सकता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए रखा गया हो या किसी बेचने के लिए, तो इस तरीके से अगर कुछ किया जाता है तो अगर शपथ पत्र पर परिवाद किए जाने के, अगर कोई शपथ पत्र पर परिवाद कर देता है, किसको करेगा, जी-उ-प्रा को, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। तो हम यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ने के लिए आदेश कर सकते हैं कि तुरंत उन्हें स्वतंत्र किया जाए। और जिनको भी यहाँ पे जैसे बालिका है छोटी सी तो उसके माता पिता को सौंप दिया जाए, उसको महिला है तो उसके पति को, पिता को, जो भी है उसका संरक्षक उसको सौंप दिया जाए, ऐसा आदेश करेगा। तो अपहरण कहाँ पे, सेक्शन 138 में है BNS की। उसके बाद आता है सेक्शन 103 क्या कहता है, बंद स्थान के बाहर साथ तलाशी लेने। अब किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेने की बात किया जा रहा है, यानी कि जहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जो बंद स्थान है, ठीक है ना, यहाँ पे चारों तरफ दीवार है, गेट बंद है, अंदर सामान रखे हो, इस तरीके से अगर तलाशी वारंट इसके लिए जारी होती है ना, तो यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी प्रॉपर्टी है, जो भी भार साधक व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो सही तरीके से, सीधे तरीके से यहाँ पे तलाशी लेने देगा, इतनी बात करता है। उसके बाद 106 जो 102 में पहले हुआ करता था, अब 106 में आगे, कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो यहाँ पे पुलिस अधिकारी को भी पावर दे दे कि कुछ ऐसे कुछ स्थान है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में से अगर पुलिस वालों को लगता है कि चुराई हुई संपत्ति हो सकती है तो उसको क्या किया जा सकता है, अभिग्रहित किया जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे एक नई धारा जोड़ी गई थी, संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी से संबंधित। यदि पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या किसी अपराध से व्युत्पन्न हुई, यानी कि अगर यहाँ पे पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर रहा है तो उसको यहाँ पे एक विश्वास हो रहा है, बिलीव करने का एक रीजन है, रीजन टू बिलीव है, यानी कि विश्वास करने का कारण है कि जो संपत्ति यहाँ पे है वो संपत्ति या तो आपराधिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है या किसी अपराध से व्युत्पन्न हुई, अपराध से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से
पहले क्या करना होगा, पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको क्या करेगा, पहले पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस आयुक्त को क्या करेगा, सूचित करेगा, और फिर उसके बाद वहाँ के अनुमोदन से क्या किया जाएगा, संपत्ति को कुर्क करने के लिए अधिकारिता वाले न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। तो जब यहाँ पे ये अनुमोदित कर देते हैं पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, तो उसके बाद जो आवेदन है कहाँ लगेगा, अधिकारिता वाले कोर्ट में। जिस कोर्ट की अधिकारिता होगी उसके कोर्ट में लगेगा कि उस संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट के कुछ साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात विश्वास हो जाता है कि ऐसी संपत्ति अपराध के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट 14 दिनों के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी करेगा। अब यहाँ पे कोई ऐसी संपत्ति जिसको यहाँ पे ऊपर क्या किया, कुर्क किया गया है, तो जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसको यहाँ पे 14 दिन का टाइम दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आपके पास 14 दिन का टाइम है कि इस जो संपत्ति है उसको क्यों कुर्क ना की जाए। भाई रीजन बताओ, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस अधिकारी को तो लगा कि ये जो संपत्ति है तो चुराई हुई है या किसी अपराध से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको नोटिस जारी होगी कि क्यों कुर्क ना किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है सबसेक्शन 4। यहाँ पे कहता है न्यायालय विचार करने के बाद उपधारा 2 में कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। तो ऊपर कारण बताओ नोटिस अभी जो जारी हुआ था क्यों कुर्क ना किया जाए, और उसके बाद क्या करेगा, कुर्की का आदेश पारित करेगा। परंतु यदि वह 14 दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता तो एक पक्षीय आदेश। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्स पार्टी करने का भी ऑर्डर है, यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है कि अगर वह व्यक्ति 14 दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता तो एक पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा, यानी एक पक्षीय आदेश भी कर दिया जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट है, यदि कुर्क संपत्ति को आगम प्राप्त, यानी कि जो संपत्ति कुर्क की गई है उससे अगर कुछ मान लीजिए रेंट आ रहा है या फिर कुछ और भी किसी तरह का आगम प्राप्त हो रहा है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को जो अपराध से प्रभावित हुए हैं उन्हें अनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश देगा। यानी कि जो उस अपराध से विक्टिम है, अपराध के विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनको क्या किया जाएगा, वो जो आगम प्राप्त हो रहे हैं उनको वितरित कर दिया जाएगा अनुपातिक रूप में। लेकिन कौन करेगा, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट आदेश करेगा, न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश करेगा किसको, जिला मजिस्ट्रेट को। तो जिला मजिस्ट्रेट ये अनुपातिक वितरण के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या कहता है कि उपधारा 6 के दिन आगमों को जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन के भीतर वितरित करेगा। अब यहाँ पे भी टाइम लिमिट बता दिया है। अब पूरे BNSS को ना इस तरीके से बना दिया गया है कि बिल्कुल टाइम लिमिट बांध दिया है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर जो जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा कि आनुपातिक वितरण करना है उस आगम का, तो मजिस्ट्रेट जो जिला मजिस्ट्रेट है उसको 60 दिन के भीतर करना होगा वितरित। और ऐसे आगमों को अगर कोई दावेदार नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि जो संपत्ति है, जो आगम प्राप्त हो रहे हैं, सरकार को संप्रेषित हो जाएगी। क्योंकि आप देखते हो ना, अगर कोई भी वस्तु अगर किसी की नहीं है तो किसकी है, वो सरकार की है। तो हर एक वस्तु, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मालिक है। अगर उसका मालिक नहीं है तो उसका मालिक कौन होगा, सरकार होती है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है 2 धारा और है, धारा 108, 109। धारा 108 यहाँ पे हेडिंग याद रखेगा, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले जाने का निर्देश दे सकता है। कि यानी जब तलाशी वारंट दे रहा है, जारी कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो ये भी कर सकता है कि ये सिर्फ मेरी उपस्थिति में लिया जाएगा तलाशी, ये आदेश दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक धारा 109 में कहता है कि पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति, यानी इम्पाउंड करने की बात करता है कि जो दस्तावेज पेश किया गया है न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय अगर चाहे तो उस दस्तावेज को इम्पाउंड कर सकता है, यानी परिबद्ध कर सकता है, अपने पास रख सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है। ये धारा 109 हो गई। ये इतना इंपॉर्टेंट था चैप्टर 7 में। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा वर्ड टू वर्ड। तो आप यदि बेयर एक्ट है आपके पास तो बेयर एक्ट में देखते हुए ज़रूर पढ़िएगा इसको, तो आपको आसानी से एक एक सेक्शन समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।